लेकिन कल के बाजार में आपको क्या करना चाहिए और जिन स्टॉक्स को आपने लिया हुआ है उस पर क्या स्ट्रैटेजी बनाए, इस पर बात करने के लिए किरण जाधव, सीएमडी प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट हमारे साथ मौजूद है। किरण, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगी, लगातार 2 सेशन से हम देख रहे हैं मुनाफा वसूली रही और इनफैक्ट आरबीआई पॉलिसी के दिन से ही हम देख रहे हैं गिरावट लगातार बढ़ रही है। कल के दिन जब मार्केट खुलेगा, किस तरह का आपको लग रहा है कि क्या ट्रेंड हो सकता है? फिलहाल ये दबाव जारी रहेगा? एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट शॉर्ट टर्म में निफ्टी ने तोड़ दिया है। आज के सत्र में 8630 का लेवल था। उसके बाद हमने गिरावट की रफ्तार तेज होते देखी है और हम दिन के निचले स्तरों पर ही क्लोज आज का हुआ है, तो ये वीकनेस दर्शाता है। पर ये अभी इधर से और नीचे कितना जाएगा, तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल करीबन 8520 से लेके 8500 तक है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन लेवल्स पे मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड इंटैक्ट रहना है। तो अगर ये लेवल्स नहीं होल्ड करते तो दिक्कत वाली बात होगी। तो पिछली बार भी हमने करीबन 8500 से एक अच्छी मूव हमने अपसाइड देखी थी। तो ये कहना अभी इम्पोर्टेंट है कि ये देखना पड़ेगा कि ये सपोर्ट होल्ड करता है कि नहीं। अगर होल्ड करता है तो वापस इसी रेंज में ट्रेड करता नजर आएगा, 8500 ऑन द लोअर साइड एंड 8700 ऑन द हायर साइड। चलिए, अब बात करेंगे अपने दर्शकों से और सबसे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, शैलेश शाह वडोदरा से। नमस्कार शैलेश जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मैंने एजीस लॉजिस्टिक परचेस किया है 118 में। ओके, 500 से। तो अभी मैं होल्ड करूं कि होल्ड करूं? मैं होल्ड करूं। ओके, वैसे आपने क्या समझ के या क्या सोच के इसमें खरीदारी की है? क्या आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं सर? जीएसटी बिल के लिए। कितने समय के लिए? तो 6 महीने के लिए। और 6 मंथ्स तक का इनका नजरिया 118 की इनकी खरीद है। हालांकि फिलहाल कुछ ही समय में इन्होंने मुनाफा कमा लिया है, लेकिन अगले 6 महीने के लिए क्या टारगेट्स आप किरण इनको सजेस्ट करेंगे एजीस लॉजिस्टिक्स में? 6 महीने का व्यू नहीं, 1 साल का व्यू रखना चाहिए। 6 महीने में बिल्कुल ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट करीबन 110 से 115 लेवल के बीच में है, तो इसके नीचे जाता हुआ मैं नहीं देख रहा हूँ ये स्टॉक। तो 105 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करना चाहिए। 130 एक छोटा सा बैरियर है, ये एक बार 130 निकल जाए तो वापस एक बार इस स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल जाना चाहिए। पिछले 2 महीने से 1.5 महीने से ये स्टॉक रेंज बाउंड ट्रेड दिखा रहा है। रेंज 115 118 से लेके 130 है। तो इस रेंज का ब्रेकआउट जब आएगा तब ये स्टॉक इजीली 170 180 के लेवल्स छूता हुआ नजर आएगा। एक बार 130 के ऊपर जाएगा तो एक ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी भी मिल जाएगी, जहां पे नो रेजिस्टेंस जोन होगा, तो मार्केट आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो 130 के ऊपर मैं एडिशनल ऐड करने की सलाह दूंगा। ऑलराइट, यानी 130 के लेवल्स को आप मॉनिटर करें और इसको एक्यूमुलेट भी आप कर सकते हैं फर्दर, और फिलहाल इसमें बने रहने की सलाह दे रहे हैं किरण। अगला सवाल एसएमएस के जरिए है, सुनील ने भेजा है चंडीगढ़ से और इन्होंने एसबीआई परचेज किया हुआ है। 500 शेयर्स है इनके पास, लगभग 205 के लेवल्स पर। क्या सलाह रहेगी? हालांकि इनका नजरिया क्लियर नहीं है ज्यादा, लेकिन ये हमें ध्यान में रखना होगा कि एसबीआई के नतीजे भी आने हैं 12 तारीख को, उस पर भी बाजार की नजर है। फिलहाल ये मुनाफे पर बैठे हैं और 231 आज की क्लोजिंग रही है। क्या सलाह रहेगी एसबीआई पर? 205 में खरीदा हुआ है तो 218 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह होगी, क्योंकि इसने 2 बार 220 222 के लेवल को टेस्ट करते हुए हमने एक ऊपरी स्तर देखा है ये स्टॉक जाते हुए। इसके स्टॉक को आउट परफॉर्म करना है तो ये कंसिस्टेंटली 236 237 के ऊपर ट्रेड होना चाहिए, तभी आपको इस स्टॉक में एक रफ्तार देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपका टारगेट करीबन 250 252 का रहेगा। तो मेरा मानना है कि अभी होल्ड कीजिएगा और स्टॉप लॉस 218 का रख के होल्ड करना चाहिए। ऑलराइट, तो फिलहाल एसबीआई के अंदर आपको बने रहने की सलाह दी जा रही है, लेकिन कुछ अहम नतीजे आने हैं कल और उनमें बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल है। इनफैक्ट अब ज्यादातर पीएसयूज के नतीजे बाकी हैं, जिसमें एसबीआई का जिक्र किया हमने और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर इसके अनुमान की बात करें तो जो Q1 में बैंक का मुनाफा है, ऐसा अनुमान है कि 62% तक वो गिर सकता है। पिछले साल इसी क्वार्टर में बैंक का मुनाफा लगभग 1052 करोड़ था। कंपनी की बैंक की जो फीस आय है वो गिरने से बैंक की जो ब्याज आय यानी कि एनआई, उस पर थोड़ा सा प्रेशर दिख सकता है। एनआई में 10% तक की गिरावट आ सकती है और 3100 करोड़ रुपए के आसपास ही रह सकता है। ये जी बिजनेस का अनुमान है। साथ ही अगर प्रोविजन फ्रंट पे बात करें किरण, तो क्वार्टरली बेसिस पे जो प्रोविजंस हैं वहां पर कुछ रिलीफ रहेगा, शायद वहां पर कुछ गिरावट देखने को मिले।
और 6857 करोड़ के मुकाबले इस तिमाही में प्रोविजंस लगभग 1600 करोड़ रुपए रह सकते हैं, ये जी बिजनेस की रिसर्च कहती है। आपको क्या लगता है, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट से? और साथ ही स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो आज बाजार में गिरावट थी, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा लगभग 1.25% बढ़त के साथ बंद हुआ। कल की ओपनिंग कैसी देख रहे हैं? और अगर प्रोविजनल फ्रंट पे गिरावट दिखती है, ये बहुत पॉजिटिव है बैंक के लिए, क्या सलाह रहेगी इस पर आपकी? टेक्निकली देखा जाए तो सारे के न्यूज जो है, नेगेटिव न्यूज, वो फैक्टर्ड इन है। तो अभी नेगेटिव सरप्राइज बहुत ज्यादा बड़ा आना यानी आई डोंट फील कि ऐसा कुछ नेगेटिव बहुत बड़ा सरप्राइज आएगा। और टेक्निकली कहा जाए तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट 145 लेवल्स पे है। तो 145 के जब तक ऊपर है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम ऊपर जाते नजर आएंगे। तो ये स्टॉक अगला रेजिस्टेंस जो है तो 168 का है, वो एक बार निकल जाए रिजल्ट के बाद तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिल जाएगा और इजीली हम 180 लेवल्स के करीब जाते हुए देखेंगे। अगर ये स्टॉक एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में 155 के नीचे चला जाए आफ्टर द रिजल्ट्स, देन पॉसिबिलिटी है कि नीचे वापस एक बार 146 तक नीचे आए। तो ये सारे लेवल्स ध्यान में रख के आपकी रणनीति कल के लिए रखनी चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए, आपने बैंक ऑफ बड़ौदा की तो बात की ही, जो आज डे हाई के आसपास क्लोज हुआ। इसके अलावा मिड कैप फार्मा कंपनी इप्का लैब्स के भी कल नतीजे आएंगे और अगर एक बार अनुमान पर नजर डालें तो मुनाफा 19 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ रह सकता है। साथ ही जो इसके पीछे कारण है, मलेरिया की दवा बिक्री अच्छी रही है और उसके बढ़त की वजह से मार्जिन पर कुछ इम्पैक्ट दिखेगा। टैक्स भुगतान में भी कमी आई, उसकी वजह से भी मुनाफे फ्रंट पे कंपनी को कुछ बेनिफिट मिलेगा, लेकिन यूएस कारोबार में सुस्ती रह सकती है। तो इप्का लैब्स पर क्या इस वक्त आप सलाह देंगे? अगर कोई फ्रेश पोजीशंस बनाना चाहिए, आज जो ऑलरेडी निवेशित है, आज शेयर में लगभग 5.5 रुपए की कमजोरी दिखी थी क्योंकि आज पूरा फार्मा पैक ही काफी ज्यादा कमजोर लग रहा था। मिड कैप फार्मा में से इप्का लैब्स कैसा लगता है आपको? पोजीशन नहीं है तो बिल्कुल बनानी नहीं चाहिए, कोई भी, लॉन्ग भी नहीं, शॉर्ट भी नहीं, क्योंकि एक इंडिसीजन ट्रेंड में चल रहा है। अगर किसी के पास है तो एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा जो कि है 475 के नीचे। अगर ये डे एंड क्लोजिंग बेसिस पे नीचे आता है और इसके नीचे चला जाता है तो बिल्कुल बिकवाल बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक में कोई ऐसा बिग अपसाइड दिख नहीं रहा है। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, डीएम चावला औरंगाबाद से। नमस्कार मिस्टर चावला, पूछिए क्या सवाल है आपका? मिस्टर चावला, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ, नमस्कार सर, अपना सवाल पूछो और टीवी का वॉल्यूम प्लीज म्यूट कर दें। मैंने वो हीरो होंडा के 50 शेयर लिए हुए हैं। जी हाँ, सुन रहा हूँ मैडम। जी जी, बताइए अपना सवाल। किस लेवल पर आपने खरीदा सर? हाँ, मैंने हीरो होंडा के 50 शेयर लिए हैं 3200 के आसपास। ओके और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। ओके, चलिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं, वैसे भी आप अच्छे खासे मुनाफे में हैं। प्रति शेयर इनको लगभग 1300 रुपए का मुनाफा हो रहा है। किरण, कैसा लगता है आपको हीरो मोटोकॉर्प? और जैसे इन्होंने कहा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, क्या टारगेट्स देंगे आप? हालांकि लॉन्ग टर्म टारगेट देना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ट्रेंड कैसा लग रहा है चार्ट देख के? चार्ट देखे ट्रेंड बेहतरीन है। कोई बिकवाली की जल्दबाजी ना करे, होल्ड करने की सलाह होगी। 2800 की जब तक नीचे नहीं जाता तब तक कोई ट्रेंड रिवर्सल दिखाई नहीं देगा। मेरा मानना है कि इजीली हम अगर एक साल का नजरिया रखे तो इजीली ये 4000 के ऊपर ये स्टॉक देखने को मिल जाएगा, यानी नेक्स्ट दिवाली तक। तो मेरा मानना है कि 1.25 साल तक ये रखना चाहिए, इजीली आपको 4000 के ऊपर के लेवल देखने को मिल जानी चाहिए। ऑलराइट, तो जितना नजरिया आप रख रहे हैं उस हिसाब से 4000 के लेवल्स भी आप अचीव कर पाएंगे। फिलहाल इसमें बने रहने की सलाह दी जा रही है। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, श्रीनिवास तेलंगाना से। गुड इवनिंग श्रीनिवास जी, बताइए क्या सवाल है आपका? अनंतराज कितने पर खरीदा है सर आपने? 5520। ओके, और कितने टाइम से होल्ड कर रहे हैं इसको? बस 7 टर्म के लिए। आने वाले कितने समय के लिए आप इसको रखना चाहते हैं? 1 मंथ। ओके, ज्यादा लंबा नजरिया नहीं है, क्लोज टू 1 मंथ ये इसको रख सकते हैं। फिलहाल प्रॉफिट भी बना लिया है। क्या लगता है अनंतराज इंडस्ट्रीज में? चार्ट देख के तो अप ट्रेंड ही नजर आ रहा है। किरण, 1 महीने के नजरिए से क्या टारगेट्स आप इनको देंगे? और इनफैक्ट अगर कोई स्टॉप लॉस इन्हें लगाना हो, क्योंकि ये जो मुनाफा इन्होंने कमाया ये अगर बचाना चाहे और उसको लूज ना करें, तो क्या स्टॉप लॉस किस लेवल पर आप देंगे कि एक स्टॉप लॉस लगाया जाए? बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 55 पे है, तो 55 के नीचे इनका स्टॉप लॉस रखना चाहिए।
मैं थोड़ा सा और एक कहना चाहता हूँ इस स्टॉक में करीबन 21 तारीख को रिकॉर्ड हाई वॉल्यूम्स हुए थे और जिन लेवल्स पे हुए थे उसके नीचे ये ट्रेड करता है, तो शायद डिलीवरी बाहर निकल रही है, डिस्ट्रीब्यूशन होता नजर आ रहा है, तो थोड़े से सावधानी बरतनी चाहिए। 55 के नीचे अगर आता है तो बिल्कुल बिकवाली करके चलना चाहिए। वापस ये स्टॉक अगर 55 के नीचे जाता है तो 40 तक आने की संभावना बन जाती है, तो थोड़े से कॉशियस व्यू रखना चाहिए अभी फिलहाल के लिए। ऑलराइट, तो जिस लेवल पर आपने खरीदा उसी को आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, यानी 55 ऑड लेवल्स, और उससे नीचे ना जाए वो आप जरूर ध्यान रखें। तो क्लोजली मॉनिटर करें, थोड़ा कॉन्शियस रहे इसके चार्ट को देखते हुए। अगले दर्शक है हमारे साथ गिरीश चावला, जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार मिस्टर चावला, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैम जी बताएं। मेरे पास मेरिको है 200 300 ग्रेड पे लिए हुए हैं मैंने, तो मैं होल्ड कर सकता हूँ। तो इसको कितने, मतलब एक मेरा डाबर का भी है, डाबर मैंने 250 में लिया हुआ है, वो भी 2 महीने को होल्ड कर सकता हूँ मैं, तो मुझे बता देंगे क्या करूँ मैं इन दोनों में, मेरिको और डाबर में। चलिए एक एक करके दोनों सवालों को लेते हैं। मैरिको आपने बताया लगभग 300 के लेवल्स पे आपने लिया है और डाबर लिया है 250 के लेवल्स पे। क्या दोनों में ही आप 2 महीने का नजरिया रखते हैं या फिर थोड़ा व्यू एक्सटेंड कर सकते हैं? नहीं, मैं होल्ड कर सकता हूँ, लंबा होल्ड कर सकता हूँ मैं। ओके ओके, ऑलराइट। किरण, पहले मैरिको पर आपसे सलाह चाहेंगे। इन्होंने 300 और लेवल्स पे बाय किया है और अभी 288 आज की क्लोजिंग रही है। हालांकि आज क्योंकि आज अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग थी इसलिए यहाँ पर भी थोड़ा प्रेशर दिखा, लेकिन ओवरऑल मैरिको लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लगता है आपको? लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बल्कि इन इन्वेस्टर ने बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे ही लॉन्ग पोजीशन बनाया है, तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद वापस इनको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये करीबन 278 तक वर्स्ट केस सिनेरियो में ये आता नजर आएगा। तो 278 के करीब जब आएगा तो वापस एक बार थोड़ा सा देखे एवरेजिंग करना चाहिए और इधर से वापस एक बार अपसाइड देखने को मिल जाना चाहिए। इसमें थोड़ा सा 2 साल का नजरिया रखना चाहिए। वैसे भी अगर निफ्टी एफएमसीजी का इंडेक्स देखे तो एक अच्छे चैनल में चल रहा है, ऑल टाइम हाई लेवल्स पे चल रहा है, तो इधर से अपसाइड बिल्कुल बनती है। तो मेरा मानना है कि इधर निचले स्तरों में और बाय करें और होल्ड करें। 305 के ऊपर जब ये चला जाएगा तो वापस एक बार आपको इस स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल जानी चाहिए। जहां पे डाबर की बात करें तो डाबर में इन्होंने करीबन 250 रुपए में खरीदा है। इंटरमीडिएट ट्रेंड चालू है जो कि करेक्टिव ट्रेंड है, जो कि बहुत अच्छी होती है। इधर से मुझे लगता है कि 275 270 तक नीचे आ सकता है, इससे ज्यादा नीचे नहीं आएगा। तो इधर से वापस एक बार आपको मूव आएगी जो कि 310 315 तक ले जाएगी। पर अगर इसका भी लॉन्ग टर्म चार्ट देखे तो 320 एक डबल टॉप पैटर्न फॉर्मेशन है, इसका ब्रेकआउट अगर आता है तो एक बहुत बड़ी रैली आपको स्टॉक में भी देखने को मिल जाएगी। तो एग्रेसिवली बाय करें 320 के ऊपर। ऑलराइट।